नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। किसान आंदोलन के 73वें दिन अब एक नया प्रयोग चल रहा है। इस प्रयोग का नाम है चक्का जाम। देश के 3 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली को छोड़कर सभी जगह किसानों ने हाईवे को बंद किया। यहां दिल्ली को लेकर यह तर्क दिया गया कि किसानों का जमावड़ा दिल्ली में लगा हुआ है, लिहाजा दिल्ली में चक्का जाम की जरूरत नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम क्यों नहीं लगा, ये इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी सवाल यह है कि चक्का जाम के बीच का रास्ता क्या है। क्या चक्का जाम करने से ही किसानों का हल निकल जाएगा? क्योंकि इस चक्का जाम से सबसे ज्यादा परेशान आम लोग ही होते हैं। भले ही किसानों ने यह चक्का जाम सिर्फ 3 घंटे के लिए किया और इस बीच चक्का जाम के बीच जरूरी सेवाएं जैसे स्कूल, बस या खाने पीने का सामान ले जाने वाली गाड़ियों को छूट दी गई। इसके अलावा इमरजेंसी सेवाएं जैसे पुलिस और एम्बुलेंस को भी छूट दी गई। लेकिन फिर भी चक्का जाम से आम लोगों को परेशानियां हुई। भले ही इस चक्का जाम ने कोई बहुत बड़ा असर नहीं दिखाया, लेकिन क्या किसान इस चक्का जाम के जरिए यह साबित करना चाहते थे कि जरूरत पड़ने पर कुछ बड़ा किया जा सकता है? और क्या इस तरह के प्रदर्शन से किसानों के आंदोलन में ताकत आएगी? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानने के लिए अगले 1 घंटे की आज हमारी बहस होनी है। चक्का जाम से समाधान क्यों? ज्यादातर जगहों पर चक्का जाम किया गया। हरियाणा और पंजाब में चक्का जाम का सीमित असर दिखाई दिया है। बहुत जगहों पर चक्का जाम नहीं किया गया। दिल्ली गुरुग्राम की सीमाओं पर किसान सड़क पर बैठ गए ताकि गाड़ियां यहां से वहां न जा पाएं। और दिल्ली में चक्का जाम को लेकर सुरक्षा पहले से ही कड़ी कर दी गई थी, क्योंकि 26 जनवरी की घटना अभी तक कोई भूला नहीं। सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली में 50,000 सैनिकों को तैनात किया गया और दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर ड्रोन से भी नजर रखी गई ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न होने पाए। एहतियातन दिल्ली मेट्रो के 10 स्टेशन पर आवाजाही भी बंद की गई। और दिल्ली में किसानों के आंदोलन का आज 73वां दिन है। इसमें लगातार एहतियात बरते गए कि किसी भी तरह से आम जनता को परेशानी न होने पाए। और किसानों ने आज देश भर में 3 घंटे का चक्का जाम किया। हालांकि तमाम किसान नेताओं ने यह पहले ही साफ कर दिया था कि दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड छोड़कर सभी राज्यों में चक्का जाम किया जाएगा। और साथ ही तमाम किसान नेताओं ने आज आगे बढ़कर अपील कर रखी थी कि किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं फैलानी है, शांतिपूर्ण तरीके से ही ये चक्का जाम किया जाएगा। लोगों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, पुलिस वालों के साथ सहयोग करना है और पूरी तरह से शांति के रास्ते पर ही चलकर इस तरह का आंदोलन करना है। कांग्रेस ने भी आगे बढ़कर इस पूरे के पूरे चक्का जाम को समर्थन किया। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था और कहा था कि पूर्ण समर्थन हम करते हैं इस तरह के चक्का जाम का, क्योंकि इससे लोकतंत्र और मजबूत होगा। और सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली में 50,000 से अधिक पुलिस बल तैनात किया गया था और तमाम जगहों पर जहां पर भीड़ भाड़ अधिक है वहां पर ड्रोन से भी नजर रखी जा रही थी कि किसी भी तरह की अगर अव्यवस्था होती है तो कम से कम उस कड़ी को पहचाना जा सके आगे चल के, जो कि अव्यवस्था फैलाएगा। और इसी के चलते ड्रोन से नजर रखी गई, तमाम जगहों पर पुलिस बल को ठीक से तैनात किया गया, बैरिकेडिंग की गई। और किसानों ने भी आज शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील पहले से ही जारी करनी शुरू कर दी थी। कल से ही लगातार तमाम बड़े किसान नेता बोल रहे थे कि किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं फैलानी है, मारपीट नहीं करनी है, हिंसा के रास्ते पर बिल्कुल भी नहीं चलना है और शांतिपूर्ण तरीके से ही अपनी बात को रखना है, ताकि एक सकारात्मक संदेश पूरे देश के बीच में जाए कि किसान सिर्फ अपनी मांगों को लेकर सीमाओं पर बैठा है। हालांकि सत्ता पक्ष का यह कहना है कि यह एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। आखिर इस चक्का जाम के पीछे मंशा क्या है, यह एक बड़ा सवाल खड़ा किया गया। वहीं विपक्ष ने कहा है कि चक्का जाम करके किसानों ने यह समझाने की कोशिश की है कि अगर कृषि बिल वापस नहीं होता है तो आंदोलन यहीं पर थमेगा नहीं, यह आंदोलन और भी ज्यादा आगे जाएगा। आंदोलन सीमित नहीं रहेगा, आंदोलन का विस्तार होगा। और आंदोलन के विस्तार के अटकलों के बीच में ही आज हम बहस करेंगे कि आखिर क्या मंशा है तमाम किसान नेताओं की और चक्का जाम के पीछे क्या बड़ा उद्देश्य है किसानों का, जिसके चलते वो सत्ता पक्ष को क्या गंभीर संदेश देना चाहते हैं कि आखिर किस तरह का स्टेप उठाना चाहिए और सरकार को क्या करना है, किसान नेताओं को क्या करना है और विपक्ष की यहां पर क्या भूमिका रहनी है। इसी पर आज हम अपनी बहस करेंगे। और ज्यादातर जगहों पर किसानों का चक्का जाम बेअसर सा दिखाई दिया। ऐसे इनपुट्स अभी तक सामने आए कि ज्यादा उतना उत्साह दिखाई नहीं दिया आज जितना कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दिन दिखाई दिया था। हालांकि उस दिन अति उत्साह में आकर कुछ प्रदर्शनकारी अपनी मर्यादा को भूल गए और कुछ ऐसा कर बैठे जिससे कि किसानों के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उस दिन खड़ा हो गया। लेकिन तमाम किसानों ने यही कहा है कि हमने हिंसा नहीं की, जिन्होंने हिंसा की है उसकी पहचान की जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये किसान नेताओं ने, तमाम किसानों ने खुद मांग की और पूरे देश में जहां भी किसान हैं हर किसी ने यह मांग की कि जो भी इसका आरोपी है उसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। 26 जनवरी में जिसने भी इस तरह का उत्पात किया उसकी पहचान की जानी चाहिए। और प्राइम न्यूज ने भी कल एक विशेष रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें कि हमने साफ किया था कि 26 जनवरी के 25 आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने पहचाना है। तमाम सीसीटीवी
कैमरों की मदद से उनको पहचाना गया और उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि उनकी कड़ियां कहां कहां तक जुड़ी हुई हैं। कहीं इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं थी, और साजिश के पीछे जो भी होगा उसको भी बेपर्दा किया जाएगा। लेकिन आज इस चक्का जाम के पीछे की क्या मंशा रही, इस पर आज हम अपनी बहस करेंगे। और दिल्ली में चक्का जाम को लेकर सुरक्षा कड़ी की गई है। तो आज हमारे साथ तमाम मेहमान इस पर बहस करने के लिए जुड़े हुए हैं। एक बार आपको उनसे रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ गौरव मिश्रा हैं, प्रवक्ता बीजेपी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शबाना खंडेलवाल, नेता कांग्रेस, हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। कपिल श्रीवास्तव हैं हमारे साथ, प्रवक्ता सपा हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। हमारे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अपनी पूरी की पूरे विश्लेषण को यहां पर सामने रखेंगे। और हमारे साथ देवेंद्र सिंह जी भी हैं, किसान नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। चक्का जाम के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश की गई है? क्या ये अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को बताया जा रहा है कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, आगे हमारे पास प्लानिंग और भी बड़ी है? संदेश क्या है आपका? देखिए, संदेश साफ सुथरा है कि ये दिखाने की कोशिश किया गया है कि जो 26 जनवरी का साजिश रचा गया था सत्ता पक्ष की तरफ से, तो देख लीजिए अभी किसान शांतिपूर्वक, हम लोग बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं, जबकि 7 रूटों पे पिछले दफा भी कोई हंगामा नहीं हुआ था। प्लांट था तो प्लांट तो सामने आ गया था। तो वैसे ही ये चीजें सिंपल से चीजें हैं। अरे सरकार को तो देखिए 2-2, 7-7 लाख, 8-8 लाख मुजफ्फरनगर कहीं कहीं अलग अलग जगहों पर किसान मीटिंग कर रहे हैं। अगर एक बार देखो दिखाना ही होगा तो सत्ता सरकार एक बार छोड़ दे। दिल्ली में देखिए कितने किसान रेला लगा, किसान ही किसान दिल्ली में नजर आएंगे। तो सिंपल सा ये है कि देखिए जो आप लोगों ने साजिश रचा था वो साजिश इसमें नहीं शामिल होगा और न हो रहा है। तो देखिए कैसा ये आंदोलन शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चक्का जाम कैसे चल रहा है, वो साफ साफ दिखा है कि इसमें कोई भी हंगामा नहीं कटा है। अगर हाँ सत्ता पर साजिश किया होता तो हंगामा कटता, लेकिन इस बार किसान भी अलर्ट रहे हैं। किसान के हमारे मुखिया लोग भी जो नेतृत्व करता है, उन्होंने साफ साफ कहा कि अगल बगल में देखते रहिएगा कहां से क्या चीजें होती हैं। तो जाहिर इस बात सरकार के जो अंदरूनी अंदर जाते हैं लोग, जैसे कुछ झंडा फहराने में दिखाई दिए थे लोग, वैसे चीजें तत्व अराजक तत्व घुसने नहीं पाए हैं। तो इसलिए आपको लगता है कि हाँ ये आंदोलन बहुत अच्छा नहीं रहा। अच्छा, जब हंगामा करता तब उसे अच्छा नहीं कहते हैं। ये शांतिपूर्वक बच्चों के स्कूल का बसें जाने दी गई हैं, सारा चीजें व्यवस्था सुचारू रूप से चलने दिया गया है। ये बहुत ही सार्थक चक्का जाम कहा जाएगा, ये सफल सार्थक चक्का जाम माना जाएगा। जी, हमारे साथ कपिश जी हैं जुड़े हुए। कपिश जी, जिस तरह से एक तरफ किसान है, एक तरफ सत्ता पक्ष है और एक तरफ विपक्ष है, आपको क्या लगता है कि बीच का रास्ता क्या हो सकता है? क्योंकि चक्का जाम एक शुरुआत है, जैसा कि तमाम किसान नेता बोल चुके हैं। वो बोल रहे हैं कि अभी भी हम आंदोलन को और विस्तार देने के मूड में हैं, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो विपक्ष का यहां पर समर्थन किसको है? वो समाधान चाहता है या ये चाहता है कि किसानों की ये समस्या लगातार बनी रहे? बहुत सीधी सी बात है, विपक्ष सिर्फ ये चाहता है कि समाधान हो जाए और समाधान किसानों के हिसाब से हो। इसलिए कह रहे हैं कि अगर हमारा किसान कहता है कि हमें ये कानून नहीं चाहिए और आप उस कानून को समझा नहीं पा रहे हैं और उसके क्लॉजेस वाकई ऐसे हैं कि जिन्हें काला कानून कहा जाएगा, तो आप समझा नहीं पा रहे हैं। आप जिनके लिए कानून लाए हैं वो कानून से खुश नहीं है। वो 74वां दिन है, आज बैठे हुए 165 किसानों से ज्यादा की शहादत हो चुकी है। तो अब और कितना तानाशाही होनी चाहिए इस देश के अंदर? पूरे विश्व के अंदर भारत की गरिमा वो तार तार सरकार करा रही है, क्योंकि ये कहा गया है आलोक जी कि घर फूटे और गंवार लूटे। तो घर जो है अगर फूटता है तो गंवार आदमी भी लूटना शुरू कर देता है। यहाँ तो पूरी दुनिया भारत से बैर बाने बैठी हुई है, क्योंकि वो जानती है कि पूरे विश्व के अंदर अगर विश्व गुरु कोई बन सकता है तो भारत के अंदर वो क्षमता है, भारतीयों के अंदर वो क्षमता है। क्योंकि हमारा जो मैन पावर है और हमारे जो शिक्षा दीक्षा है वो पूरे विश्व को कमांड करने के लायक है। बिल्कुल। और हम लोग हर देश के अंदर बैठे हुए हैं, तो वो विदेशों के लोगों को अच्छा नहीं लगता है। ये हमारी देश की सरकार को जरूर सोचना चाहिए कि आप अपना किसान, आप कृषि प्रधान राष्ट्र है, किसान जो है वो सड़क पर बैठा है और आपने कटीले तार बिछा दिए, आप उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 1 कॉल की दूरी है, 250 घंटे से ज्यादा निकल गए और प्रधानमंत्री जी 1 कॉल न करवा सके, न किसानों के पास कोई गया कि भाई किस तरीके से बात हो सकती है, वो नंबर है कि नहीं है, ले लो हमसे, वो भी कुछ नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जब किसान आपके दरवाजे पे बैठा है तो राजनाथ सिंह जी का आपको याद होगा 2015 के अंदर वक्तव्य जो वो महेंद्र सिंह टिकैत जी के उसमें गए थे, पुण्यतिथि पर उन्होंने दिया था। उन्होंने अपने समय का बताया था कि हमारे लिए आंदोलित थे लोग और
श्री टिकैत जी और राकेश जी ये सारे लोग आए थे, और जब मुझे पता चला प्रशासनिक अधिकारी उसे रोक रहे थे और कह रहे थे कि आगे नहीं बढ़ने देंगे, मैंने कहा नहीं, वो हमारे घर भगवान आ रहे हैं। मैंने कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं बुलाया, मैंने कहा जितने लोग आ रहे हैं सबको बुलाइए और खाने की व्यवस्था कीजिए। तो आज भी ये वही किसान है, ये वही भगवान है जो हम सारे लोगों को जिंदा रखते हैं। पेट में अग्नि इन्हीं की वजह से पनपती है। तो कम से कम हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार को सहानुभूति पूर्वक इस पर विचार करना चाहिए और इस धरना प्रदर्शन को खत्म कराना चाहिए, क्योंकि अब विश्व में मानमर्दन हो रहा है। ठीक है गौरव जी, लगातार विपक्ष का यही आप पर सबसे बड़ा आरोप लगता आया है कि आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार के प्रतिनिधि जाते हैं, बातचीत करते हैं, तो ये आखिर विपक्ष को फिर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? आपसे चूक कहां पर हो रही है? देखिए, पिछले 18 वर्षों से इन तीनों कानूनों के सभी पक्षों पर चर्चाएं हुई हैं संसद में, अलग अलग दलों के माध्यम से, अलग अलग पार्टियों के माध्यम से। इसमें 12 कमेटियां बनी जिसमें अलग अलग सभी विपक्ष में जो आज पार्टियां हैं उनके लोग उसमें शामिल रहे हैं। और ये कानून एक दिन में नहीं आया है, आने के बाद भी जो गतिरोध पैदा हुआ, उसके बाद 11 बार की वार्ता हो चुकी है सरकार के साथ। और जो किसान है, जो वस्तुतः मूल रूप से किसान है, उनके साथ तो वार्ता करने के लिए सरकार आज भी तैयार है और आगे भी करती रहेगी। लेकिन आप जरा सोचिए कि जहां 41 संगठन इन कानूनों के विरोध में सड़कों पर उतरे थे, आज उनमें से काफी संगठन ऐसे हैं जिन्होंने इन कानूनों के समर्थन में अपना सरकार को सहयोग दिया है, वो समर्थन में आ गए। कौन कौन सा संगठन है गौरव मिश्रा साहब, वो भी बता दीजिए। पूरे देश में जी आ रहा हूं आपके पास देखिए, पूरे देश में देखिए जिस तरीके से इन लोगों ने तांडव किया है 26 तारीख को, और जो कालिक माथे पे इनके लगा है उसको बार बार पोंछने का जो काम कर रहे हैं, उससे कालिक और बढ़ती चली जा रही है। और ये जो सरकार पर और सत्ताधारी दल पर जो ये दोष मढ़ने का काम कर रहे हैं, ये झूठ किसी के पेट में पच नहीं पा रहा है। दरअसल जब अपराध इन्होंने कर दिया है तो उससे कैसे बचा जाए, तो इससे बढ़िया है कि दूसरे के ऊपर दोष मढ़ दो, तो इससे ये बच नहीं सकते हैं। वो कालिक खुद चुकी है इनके ऊपर, इसलिए इनके ऊपर से भरोसा उठ गया है। यही वजह है कि आज देखिए पूरे देश में कहीं ऐसी स्थिति नहीं है। सिर्फ जो पंजाब इनके साथ लगातार खड़ा था, पंजाब में देखिए सबसे कमजोर स्थिति में आज इनका चक्का जाम। हरियाणा के कुछ फतेहाबाद वगैरह को ले लिया जाए तो थोड़ा ठीक है स्थिति, बाकी अन्य प्रदेशों में सिंबॉलिक हो रहा है, लगभग सभी जगह सिंबॉलिक प्रदर्शन हो रहा है। खैर, इनका स्वागत है, शांतिपूर्ण चक्का जाम का या आंदोलन का या सत्याग्रह का स्वागत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ेगी तो उसके लिए सरकार भी तैयार है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा देश गौरव जी पूरा देश अब ये जानना चाहता है कि आखिर ये बहस कब तक चलने वाली है, कब तक सीमाओं पर इसी तरह से किसान बैठे रहेंगे? क्या आपके पास कोई एक ऐसा रोड मैप तो होगा जिससे किसान अपने घर वापस लौट जाए? देखिए, बड़ा सीधा सा रोड मैप है, वो स्वीकार करना पड़ेगा इन्हें भी। जब सरकार खुले रूप से इनको आमंत्रित कर रही है और कह रही है कि 2 साल तक 1.5 साल तक हम इसको स्थगित करने के लिए तैयार है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के समक्ष, सरकार के समक्ष अपने विशेषज्ञों के साथ आप बैठिए और एक एक लाइन, एक एक शब्द पर चर्चा करिए और उस चर्चा के बाद बताइए कि इसमें ये कमी है, ये खराबी है, इससे ये दिक्कत आएगी, उससे हम सुधार लेंगे। तो इससे बेहतर क्या रास्ता हो सकता है, मुझे ये बताइए। इससे सहज रास्ता क्या हो सकता है? क्या ये जो नाक का विषय बना करके रखे हैं कि तीनों कानूनों को वापस ले लिया जाए, ये राजनीतिक एजेंडा नहीं लगता? और आज ये विदेशों के समर्थन की बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान का समर्थन लेंगे, सीरिया का समर्थन लेंगे, कनाडा में बैठे प्रधानमंत्री का समर्थन लेंगे जिनको चुनाव में जाना है, गौरव जी कौन है फिर इसके पीछे? तो ये विदेशी ताकतों का समर्थन लेके देश के मामलों को सुलझाएंगे। ये इस देश की संप्रभुता, संकेत किसकी तरफ है आपका? नहीं होना चाहिए कि देश के संप्रभुता को भी खतरे में डाल दे और विदेशी ताकतों का साथ लेना शुरू कर दे। ठीक है शबाना जी, जिस तरह से कल संसद के अंदर बहस हुई, कृषि मंत्री ने सीधा सीधा कांग्रेस की तरफ ही निशाना साधते हुए यह पूछा कि मैं पिछले 60 दिनों से 2 महीने से पूछ रहा हूं कि बताइए, काला कानून है, लेकिन ये काला कानून है कैसे? इस पर आप स्पष्ट कुछ आप यहां पर करना चाहेंगे कि नहीं इन वजहों से ये कानून काला हो जाता है? क्योंकि आपसे बोल देते हैं कि नहीं काला कानून है, लेकिन किस वजह से काला कानून है? देखिए, कई बार आलोक जी ये बात हुई है, अभी जैसा गौरव जी ने बोला, हम कहेंगे कि
किसान आगे बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, ये कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होता। आज 72 दिन से हमारे किसान बैठे हुए हैं, 162 करीब उनकी मौतें हो चुकी हैं। सरकार कहाँ है? हम कहते हैं कि आप टेबल पे बात क्यों नहीं कर सकते? क्या आपको लगता है कि सारे किसान अनपढ़ हैं? अगर वो किसी बात की चर्चा को लेकर हमारे अन्नदाता बैठे हैं तो आप उनसे बात कीजिए। अंबानी जी के नाती को देखने मोदी जी के पास टाइम है, मगर किसानों की बात सुनने का, हमारे अन्नदाताओं की बात सुनने का उनके पास समय नहीं है। क्यों? आज मोदी जी मशरूम विदेशी खाने के अलावा जो रोटी खाते हैं ना, वो हमारे अन्नदाताओं की बदौलत है। आज हम जीवित हैं, हमारे आज उनके बेटे सरहदों पर जो पैरोकारी कर रहे हैं, क्या आप उनको भी आतंकवादी कहेंगे? क्या उनको भी भिंडरावाले या खालिस्तानी बोलेंगे? आज भी आप देख लीजिए, आपने किसानों की राह में कांटे बिछाए और वो फूल बिछा रहे हैं आपकी राह में, सरकार की राह में। तो ये शर्मिंदगी की बात है, इस पे गहनता से विचार करना चाहिए। आज हमारा अन्नदाता परेशान है और पूरा देश उन किसानों के साथ है। आप देख लीजिए, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद बीजेपी के बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। और किसानों की रही लाल किले पे इल्जाम की बात, वो भी इनका षड्यंत्र था। हमारे अन्नदाताओं ने कुछ नहीं किया, वो इन्हीं के भेजे हुए लोग थे। वो साबित हो गया कि सिद्धू किसके साथ था, सिद्धू किसके साथ खड़ा था, किसने भेजा था। क्यों उन विचारों पर इल्जाम लगा रहे? वो हमारे अन्नदाता है और उनके बेटे हमारे पहरेदार है जो सरहदों पे अपनी जान दे रहे हैं। तो सरकार को निश्चित तौर पे डिसाइड करना पड़ेगा कब तक वो बैठेंगे। 72 दिन हो चुके हैं, आपके दिल में जरा भी दर्द नहीं बचा, जरा भी वो नहीं है किसानों के लिए शबाना जी कि आप लोग खुद आगे बढ़ के काम करें। शबाना जी, ऐसा क्यों है कि जब 26 जनवरी को जो भी घटना हुई उसमें आपका समर्थन कहीं ना कहीं हल्का हल्का उन लोगों की तरफ जरूर दिखाई देता है हर बार, जिन लोगों ने वहां पर उत्पात मचाया? आप उनको सिर्फ और सिर्फ उपद्रवी मानकर क्यों नहीं चल रही हैं? आप उसको बार बार बीजेपी के साथ, सरकार के साथ आप क्यों जोड़ते हैं? आलोक जी, हमारा समर्थन कतई नहीं है। हमारा समर्थन हमारे अन्नदाताओं के साथ है, हमारे किसान भाइयों के साथ है। किसी आतंकवादी या किसी खालिस्तान, हमने भी बोला था कि लाल किले की गहनता से जांच कराइए और जो भी अपराधी पकड़े जाए। तो जांच होगी, उसके बाद ही फिर सामने आएगा ना किसमें हाथ किसका था। आपने तो पहले ही इसमें निर्णय दे दिया ना कि वो बीजेपी के आदमी थे। साबित हुआ है, फेसबुक पे हर जगह चला गया है। वो सिद्धू किसके साथ खड़ा था? सनी देओल जी के साथ किसका बंदा था, किसने झंडा फहराया? सनी देओल ने कहाँ भेजा होगा? लगता है आपको ऐसा? कड़ी से कड़ी सजा सनी देओल का इसमें क्या हाथ होगा? हमारे किसान नहीं, लेकिन आलोक जी, सनी देओल का अगर हाथ नहीं था तो किसानों का हाथ कैसे हो सकता है? वही, किसान का यही चीज मैं 7 बोल रहा हूं। रूटों पे एग्रीमेंट हुआ था, 7 रूटों के लिए। उस 7 रूट पे 1 रूट पे बता दिया जहां हंगामा कटा हो। ये तो रूट ही नहीं था। अब आप असली बात पर आए देवेंद्र जी, अब आप असली मुद्दे पर आए कि नहीं था तो जिस तरह से किसानों के हाथ की बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि ये किसानों ने किया है, उसी तरह से ये मानने की इतनी जल्दबाजी क्यों है कि नहीं ये सरकार ने पूरी तरह से प्लान किया? रोज बीजेपी के प्रवक्ता लोग ये कह रहे हैं कि किसानों ने किया, किसानों ने किया, तो उसके देखिए ना। वास्तव में मैं बता रहा हूं दिक्कत क्या है। बोलने पहले अब मैं बताता हूं दिक्कत क्या है। दिक्कत यह है कि ये जो केंद्र सरकार, अभी हमारे गौरव भाई कह रहे थे कि 11 दौर की वार्ता हो चुकी है। वार्ता जानते हैं गौरव भाई कैसे हो रही है? 1 किलोमीटर ऊंचाई पे एक राशन रख दिया जाता है पतेले में और नीचे से पत्ती से आग लगाई जा रही है कि होने के लिए पक जाए। 1.5 साल आप टाइम दे रहे हो। 1.5 साल किसने देखा? आप अभी मीटिंग करो ना, अभी तय करिए। तय करने में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिए, किसी भारत विश्व में गुरु माना जाता है भारत। अब किसी प्रधान देश माना जाता है, किसी प्रधान देश माना जाता है जहां किसानों के लिए किले बिछाई जाती है, किले गाड़ी जाती है। तो देश नहीं विदेश के लोग इसीलिए दुखी हो रहे हैं कि भाई किसी प्रधान देश का हश्र ऐसे हो रहा है जहां नेट बंद करके, मोबाइल बंद करके प्रधानमंत्री कहते हैं 1 कॉल की दूरी पे कांटे बिछवा देते हैं, नेट बंद करवा देते हैं, फोन बंद करवा देते हैं। जाते हैं कर्नाटका में, पता नहीं कहां कहां किसानों से मीटिंग करने के लिए आते हैं, लेकिन 2 कदम पीछे नहीं जा पाते हैं प्रधानमंत्री जी और कहते हैं कि अब किसानों की भलाई करेंगे। अरे किसानों की क्या भलाई करोगे आप? पहले जब प्री प्लान आपने कर लिया और अडानी के लिए सारा पूरा खोल दिया, चीजें मार्केट खोल दिया, सारा चीजें, किसानों को पता ही नहीं चल रहा। और दूसरी बात सुन लीजिए, एक आरटीआई से पता चला है, ऑन रिकॉर्ड है वो
कि आप जितने मीटिंग हुए रविशंकर प्रसाद जी से पूछिए तो उन्होंने कहा है कि मीटिंग हुई, लेकिन एक भी मीटिंग का ब्यौरा आप लोगों के माध्यम से नहीं मिला है। एक भी ब्यौरा दिखा दिए तो हम मान जाए कि हाँ एक भी मीटिंग आपके हुआ है, किसी किसान संगठन ने हुआ है। आपके भी जो आरएसएस के जेबे वाले जो हैं संगठन है, किसान संगठन है, उन्होंने भी आपका विरोध किया है। आपके पार्टी के लोग तक इसके खिलाफ में खड़ा हुए हैं, किसानों के समर्थन में खड़ा हुए हैं। और आप ये बात कह रहे हो कि किसान कम दिखे हैं, ये क्या है? ये जिस दिन आप छोड़ दो दिल्ली को खोलिए आप, अब दिल्ली को खोल कर देखिए कि अभी बॉर्डर खोल दीजिए, आपको पता चले आटे दाल का भाव का पता चल जाएगा कि कितने किसान दिल्ली में आते हैं, फिर आपको पता है निकल जाएगी आप लोगों। ठीक है सुनील जी, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ विरोध की राजनीति इस वक्त शुरू है, या किसी का ध्यान थोड़ा सा भी है कि नहीं किसानों की समस्या को सुना जाना चाहिए, उसका समाधान होना चाहिए, या सिर्फ विरोध की आंच को तेज करके कहीं ना कहीं सत्ता को झुलसाने की कोशिश है? देखो 10-11 बार की ये भारत सरकार से बैठ के वार्ता हुई है और कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है, और बार बार किसान संगठन इसी बात को दोहरा रहे हैं कि आपको कानून वापस लेना पड़ेगा। ये मैं लगता हूँ थोड़ी सी हठधर्मिता है, व्यक्तिगत मेरा मानना है, क्योंकि यदि आप आंदोलन कर रहे हैं, किसानों का भला चाहते हैं, क्या ये कानून वापस हो जाने के बाद क्या किसानों के पास ऐसा कोई ड्राफ्ट है, क्या वो दोगुनी आय किसानों की हो जाए, या अब तक जिन समस्याओं से किसान जूझते आए हैं पिछले 70 साल से, क्या उनका समाधान का किसानों के पास या विपक्षी राजनीतिक दलों के पास कोई ऐसा ड्राफ्ट है? क्या बीजेपी ने राजनीतिक जो वायदा किया है कि हम दुगनी आय करेंगे, क्या ये सवाल विपक्ष और किसान नहीं पूछेंगे या इस ड्राफ्ट को वापस हो जाने के बाद कि आपने जो वायदा किया वो पूरा नहीं किया? ये सारे सवाल हैं। दूसरा, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, बार बार ये बातें आ रही हैं निकल के कि तमाम संगठन यहाँ रजिस्टर्ड हैं, करीब 450 के आसपास भारत में किसान संगठन हैं, लेकिन 41 संगठन ही भाग ले रहे हैं, मतलब छोटी संख्या में भाग ले रहे हैं। ये बार बार आरोप प्रत्यारोप का दौर लगता है। लेकिन हम पिछली जाएं अप्रैल 2018 में एक SC/ST एक्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था। कुछ मुट्ठीभर लोगों ने बड़ा आंदोलन किया, वाहन जला दिए, बहुत लोग मारे गए। क्या सरकार उसमें पीछे नहीं हटी थी? क्या एक फिल्म को लेकर के एक करणी सेना सड़कों पे आई, वो पूरे समुदाय का या सारे लोगों का समर्थन नहीं था? क्या वो वापस नहीं हुआ? क्या तो ये सारी बातें, ये तो कुछ लोग भी ये तो सड़कों पे उतर के आते हैं, तो ये सरकार का भी दायित्व बनता है कि आखिर में आप उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हो, चाहे वो छोटे कम संख्या में संगठन है या ज्यादा संख्या में, या वो आंदोलन कर रहे हैं और विपक्षी राजनीतिक दलों का उनको सहयोग दिया जा रहा है या वो उनके साथ खड़े हैं, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और दूसरा, मैं सरकार की इस बात से थोड़ा सहमत हूं, 1.5 साल 2 साल होल्ड रख दिया जाए वो कानून, तो कोई विपत्ति आने वाली की बात तो है नहीं है। या 2 साल में हो सकता है कोई बीच का रास्ता निकलेगा, नहीं होगा तो 2 साल बाद वापस आ जाएगा। या दूसरा, ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी की सरकार आजीवन सत्ता में बनी रहेगी, हो सकता है 2024 में किसी और राजनीतिक दल की सरकार आ जाए, वो वापस इस बिल को ले सकती है, या हो सकता है ना आए तो कोई और दूसरा प्रभाग होगा। ये सारी बातें कि जिद करके केवल आप ड्राफ्ट वापस लिया जाएगा। दूसरी बात में किसान नेता बैठे हैं, आ रहा हूं आपके पास, राम कुमार जी बैठे हुए हैं, ये बताएं कि MSP रेट पे कितना माल खरीदा जाता है, कितने % माल खरीदते हैं लोग? ये आंकड़ा बताता है कि 6% के आसपास किसान MSP रेट पे ये आया। अब मुझे मैं थोड़ा सा एक सवाल मेरे मन में है, कपिल जी भी इस बात से हो सकता है जवाब देंगे, इत्तेफाक रखेंगे कि यदि भारत सरकार ने MSP रेट निर्धारित कर दी और MSP रेट से नीचे खरीदने पर दंडात्मक कार्रवाई के लिए कोई एक्ट आया कि यह दंडित किया जाएगा, और इनका अनाज या कोई भी फसल यदि लोगों ने न खरीदी, फिर उस समय क्या हाल होगा? 6% लोग अच्छा, दूसरा क्या है, भारत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जो लोग रहते हैं उनको खाद्यान्न मुहैया कराती है, और ये सारे आंकड़े बताते हैं कि MSP रेट पे केवल और केवल भारत सरकार ही खरीदती है। यदि भारत सरकार MSP रेट पे खरीदती है, यदि प्राइवेट लोग अभी भी नहीं खरीद रहे हैं और उसको दंड के प्रावधान में ले आया, तो क्या यह समस्या इस देश के सामने खड़ी न हो जाएगी? क्या आज चीनी या चावल हमारे यहाँ 20 रुपए किलो 28 रुपए किलो मिल रहा है और MSP रेट निर्धारित कर दी और दूसरे देशों में 5 रुपए या 2 रुपए कम मिल जाएगा, तो क्या व्यापारी वहां से नहीं लेके आएगा? ये MSP रेट जब लागू किया गया केंद्र सरकार ने, कपिल जी इस बात से सहमत होंगे कि जब हमारे यहाँ बहुत मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध नहीं था, किसानों को प्रोत्साहन के लिए एक MSP निर्धारित की गई कि हो सकता है खाद्यान्न उत्पन्न किसान करने लगेंगे, लेकिन अब भरपूर मात्रा में हो रहा है। तो अब इसमें मुझे जहां तक लगता है कि हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन ये MSP रेट भारत सरकार ने निर्धारित कर दी
और ये न खरीदी गई तो मुझे लगता है इस देश के किसानों के सामने बहुत बड़ा दीजिए संकट कपीश होगा। जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे बीच में। जी, मैं कौशिक साहब से कम से कम, मेरी आवाज बैक हो रही है, जरा उसे सही कराइएगा। आ रही है आपकी आवाज आ रही है। जी, मैं ये चीज कह रहा हूँ कि देखिए, अभी जो इन्होंने बात रखी है कौशिक साहब ने, कम से कम हमें कहने का अवसर मिला, और इन्होंने राजनीतिक रूप से बात नहीं रखी। इन्होंने एक विश्लेषण किया जो इनकी समझ से, मैं इनकी समझ पे कुछ बातों का जवाब देना चाहता हूँ, बहुत सी चीजों से असहमत होते हुए। जी कि इन्होंने जो पहला कानून बनाया, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरल अधिनियम 2020, जो ये विधेयक बनाया, इसके अंदर देखिए प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें जो सरलीकरण किया गया, उसमें बिना पंजीयन के, बिना किसी दायित्व के, किसी भी निजी कंपनी, किसी भी व्यापारी को इस पे खरीद करने का अधिकार दिया गया, प्राप्त हो जाता है। एक बार कोई जवाबदेही नहीं है, ठीक है, और कोई पंजीकरण नहीं है, बिना पंजीकरण के। अब एपीएमसी मंडी आप कहते हैं हम खत्म नहीं करेंगे। अब यहाँ पे दो क्लास देखिए, एपीएमसी मंडी में 4% व्यापारियों पर कर लगता है, किसानों पर नहीं। और ये जो सरलीकरण अधिनियम लाया गया है, इसके तहत जो व्यापारी बिना रजिस्टर्ड के, बिना किसी दायित्व के चाहेंगे जितना माल चाहेंगे वो क्रय करेंगे, और उनको कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो आप हमें बताइए कि मंडियों के पास कौन जाएगा? भाई मंडी के जो एपीएमसी के बैठे हैं वो आखिर कहाँ बेचेंगे माल? क्योंकि वहां से खरीदिएगा तो 4% देना होगा। तो बिना कहे, आप समझदार व्यक्ति हैं, हमारे माननीय कौशिक जी समझदार व्यक्ति हैं और राजनीतिक व्यक्ति नहीं है ये दो लोग, मुझे निष्पक्षता की उम्मीद है इन्हीं से। गौरव जी तो अपनी बात रखेंगे, वो पॉलिटिकल आदमी है, हम पॉलिटिकल आदमी, हम लोग बायस्ड हो सकते हैं, लेकिन आप लोग कम से कम बायस्ड नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरीके से एपीएमसी मंडी कहाँ चलेगी? अपने आप समाप्त हो जाएगी। और दूसरी बात, इसी के अंदर जो आपने भंडारण की सुविधा दी है वो असीमित कर दी। क्यों? क्योंकि जो आपने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 को संशोधित कर दिया, जिसमें खुली लूट की छूट दी, एक्सेप्ट दो समय पे, कि जब हम आपदा के काल से गुजर रहे होंगे या हमारा देश युद्धरत होगा, तो आप आपातकाल में उसको आपातकाल से गुजर रहे होंगे या हमारा देश युद्धरत की स्थिति में होगा, तो ऐसी स्थिति में इन 24 वस्तुओं पे फिर वैसे ही रोक होगी। वहां भी सकना सब लगाया है। लेकिन 365 दिन आपने खुली लूट की छूट दी है, क्योंकि 10 साल, 15 साल, 20 साल में कहीं युद्धरत हो या आपातकालीन इस तरह की कुछ चीजें आती हैं। तो आप हमें बताइए, जब मार्केट, और अब हम दूसरे कानून की बात कर लेते हैं कि जो इन्होंने दूसरा एक कानून लाया है, ये है कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन कृषि सेवा करार विधेयक 2020। एक को मैंने एक्सप्लेन किया कि क्यों ये काला कानून है, और इसमें संशोधन अगर किया भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप वो दायित्व उसमें दे ही नहीं रहे। वो 4%, 5% टैक्स आप लगाएंगे नहीं व्यापारी। अब दूसरी चीज मैं आपको कह रहा हूँ, सरलीकरण के नाम पे व्यापारी को लाभ दिया गया है, ठीक है, और जो भंडारण की सुविधा उनको दे दी गई, अनलिमिटेड जब भंडारण वो कर लेंगे तो सरकार धीरे धीरे अपने भंडारण से हाथ खींच लेगी, और जो एमएसपी से खरीद हो रही है वो खरीद सरकार की बंद हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बंद हो जाएगी। दूसरी चीज मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि ये जो दूसरा विधेयक इन्होंने लाया, इसमें इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट खेती को ले आया। कॉन्ट्रैक्ट खेती आज से नहीं हो रही है, बहुत दिनों से हो रही है। आप देखते हैं ईंट की भट्ठे भी लगते हैं, तो वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे लगते हैं, काफी ज्यादा है, पट्टा दिया जाता है। सब्जियों की जितनी भी खेती होती है उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तमाम खेतियों में कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन वहां पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू होता है। अगर कहीं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो आप सिविल कोर्ट के अंदर जाते हैं, और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 5 एसेंशियल तत्व होते हैं। सभी करार संविदा नहीं होती है, और जो संविदा होती है वही विधि के द्वारा परिवर्तनीय होती है। उसके 5 एसेंशियल तत्व होते हैं। बिल्कुल। अब ये चीज में दोनों को समान छूट होती है कि दोनों जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो अपनी अपनी शर्तें निहित कर सकते हैं। लेकिन जब आप ये विशेष एक्ट लेकर के आ रहे हैं और इसमें आप केवल किसानी पर
और किसानों की खरीदारी पर आप जो है कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए आपने नियम शर्तें सेक्शन 3 के अंदर बनाई, उसमें आपने एक तरफा शर्त बना दिया कि किसान वही उपज उपजाएगा जो कि व्यापारी कहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, व्यापारी ही उसका सीड देगा, व्यापारी उसका खाद देगा, उपकरण देगा, और 3 टाइम में वो जांच करेगा, और जांच करने के बाद जब फसल होगी तो उसके मूल्य का निर्धारण उसकी विशेषता के हिसाब से करेगा कि वो कितनी बड़ी हुई, अच्छी हुई, खराब हुई, उसमें दवा लग गई, उसमें दीमक लग गया, क्या लग गया। तो ये सारा आपने क्रय करने से लेके बोआने से लेके सारा एक बार जवाब ले लीजिए। सुनील जी कुछ यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। एक मिनट और किसान वहां पे बंधुक मजदूर हो गया, वो उसमें से 1 पैसे की खेती अपने पास से रख नहीं सकता है, वो अपने हिसाब से उगा नहीं सकता है, वो अपनी कीमत लगा नहीं सकता, इसीलिए आप एमएसपी पे कानून नहीं दे रहे। तो हमें आप बता दिए, ये तीनों कानून हमने आपको बता दिए, इसमें क्या संशोधन हो सकता है, इसीलिए कह रहे हैं ये कानून वापस होना चाहिए। ठीक है सुनील जी। कपिल जी ने पहले ये कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन के आप व्यापार करेंगे और व्यापारी खरीदेंगे। सरकार संशोधन पर तैयार हो गई, उन्होंने कह दिया आधार कार्ड और पैन कार्ड अब अनिवार्य होगा। दूसरी बात, कपिल जी ने यह कहा भंडारण वाली व्यवस्था का आपातकाल में, युद्ध की स्थिति में भंडारण की व्यवस्था लागू नहीं होगी। आप मुझे कपिल जी ये बताइए कि इस देश की 67% जनता को तो भारत सरकार खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया जो गरीबी रेखा से नीचे लेकर के 15 से 20% ऐसे लोग हैं जो मध्यम परिवार के लोग हैं जो मॉल और बड़े दुकानों तक नहीं जाते हैं। केवल 7 से 9% ऐसे लोग हैं जो वीवीआईपी, जो होटलों में ठहर के खाना खाते हैं या बड़े बड़े मॉल में जाते हैं, जो मेट्रो सिटी में जो लोग रहते हैं। तो यदि व्यापारी उन 7 से 9% या 12% के आसपास मान लीजिए तो उस पर व्यापार कर रहा है, और देश में जो मध्यम फैमिली जो है या गरीबी रेखा से नीचे के जो लोग हैं, या तो सरकार ने यह संवैधानिक रूप बना रखा है कि हम 2 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं या ये सारी चीजें, खाद्यान्न, दालें वालें सब उपलब्ध कराएंगे, तो इसमें वो जनता तो कम से कम नहीं आई व्यापारियों के, व्यापारी उनसे तो व्यापार नहीं करेंगे। 67% जनता से इस देश की से व्यापार नहीं होगा, क्योंकि यह सरकार का दायित्व है कि वो उनको कम रेट पे खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। दूसरा, जो मध्यम फैमिली जो छोटे छोटे कस्बों में रह रही हैं, उन पे भी ये ज्यादा लागू नहीं होगा कि बहुत ज्यादा व्यापार नहीं होता। यदि आज मैं यहाँ गोभी, आज मैं गोभी या आलू मॉल में जाकर के 50 रुपए किलो खरीद रहा हूं, तो उनकी प्रतिशतता कितनी है इस देश में, इसको देख के मानना पड़ेगा। यदि व्यापारी यहां बड़े स्तर पर खाद्यान्न भंडारण कर लेता है और अन्य देश में सप्लाई करता है जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर में ढोल मोल है रेट का, किसी देश में कम हो गया, ज्यादा हो गया, तो मुझे लगता है कि देश के किसानों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए या मध्यम फैमिली को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार पहले ही उनको कम रेट में चीजें उपलब्ध करा रही है। और आज की स्थिति आप देखिए, इन तीनों एक्टों को लागू होने से पहले भी क्या किसानों के साथ ऐसी कोई गारंटी थी? क्या वास्तव में भंडारण नहीं हो रहा था? पंजाब का किसान सारे प्रदेशों से खाद्यान्न खरीद के, आप पंजाब में कौन सी खेती हो रही है? कभी जी समीक्षा कर लें, क्या गेहूं हो रहा है वहां पे, क्या चावल वहां पे हो रहा है, क्या दालें वहां पे हो रही हैं? तो ये सारी चीजें जब पंजाब में जाकर के होता है और पंजाब के किसान अंतरराष्ट्रीय मंडी में अंतरराष्ट्रीय जब व्यापार करते हैं, अग्रणी की भूमिका हमारे देश की निभाते हैं, तो उनकी रेटें कुछ और होती हैं। ये भी किसानों को समझनी पड़ेगी, जहां तक मुझे जानकारी है। लेकिन यदि 70% जनता मेरे हिसाब से इस कानून से प्रभावित नहीं हो पा रही है, उस भंडारण से, व्यवस्था से प्रभावित नहीं हो पा रही है, तो मुझे लगता है व्यापारी उसका देश का लाभ उठा पा रहे हैं तो टैक्स भी देंगे इस देश में। ठीक है शबाना जी, जिस तरह से विश्लेषण हुआ, कपिल जी मैं जवाब दे लूं, मैं एक छोटा सा उत्तर दीजिए, छोटा सा। डॉक्टर सुनील कौशिक ने सिर्फ मेरे तमाम प्रश्नों में से, और मैंने जो काले कानून की चीजों को बताया उस पर कोई आपने जवाब नहीं दिया। सिर्फ इन्होंने एक चीज बताई कि जो पंजीकरण की चीजें हैं उसमें आधार कार्ड और पैन उनका लिया जाएगा, सिर्फ इतना बताया। लेकिन जब मैं ये स्पष्ट कह रहा हूं कि एपीएमसी मंडी में 4% जो टैक्स है, वो टैक्स जब लगा रहेगा और उसमें नहीं लगेगा तो एपीएमसी मंडी अपने आप बंद हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, सिर्फ इतना बताइए। दूसरी चीज मैं कह रहा हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्यों तारीफ की? इसीलिए तारीफ की कि जब वॉलमार्ट उनके अंदर आएगी, बड़े बड़े प्लेयर्स आएंगे और डंपिंग करेंगे, जैसा कि चीन अपने यहाँ करता है। अगर 25 पैसे की भी उत्पादन होती है, वो इंडिया में 5 पैसे में बेच देता है।
ताकि यहाँ के लोग प्रोडक्शन ना करने पाए, और फिर उसके बाद मनमानी करता है। वही चीज होगा, आप अपने हिसाब से खेती में बुआएंगे, सब कुछ करेंगे, उसका रेट आप लगाएंगे, 2 रुपए का आलू खरीद के ले जाएंगे, अपने मंडियों में रखेंगे, फिर आप मांग पैदा करवाएंगे, और उसके बाद जब मांग आ जाएगी तब आप 60 रुपए किलो आलू दिसंबर में बेचेंगे, जैसा इस बार हुआ। लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पर जो मैंने प्रश्न रखे कि जो 24 वस्तुएं थी जिसपे छोटे छोटे काला बाजारियों से रोकने के लिए बनाया गया था, यहाँ बड़े प्लेयर्स आएंगे, आप किस तरह की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? कपिल जी, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा, सरकार ने उसमें से 9 संशोधन किए हैं। मेरा केवल कपिल जी ये कहना, कहना था गौरव जी, कपिल जी मेरा सिर्फ ये कहना था, हो सकता है मैं गलत हूं आपके हिसाब से, कि इस देश की 70% जनता को यदि सरकार खाद्यान्न मुहैया करा रही है और आप बालमार्ट की बात करते हैं, बालमार्ट या व्यापार करता है तो वो बड़े व्यापारी, बड़े लोगों के लिए करता है, उसमें हमारे देश की गरीब जनता नहीं फंसेगी ना। जो लोग टैक्स दे रहे हैं, जो ऑडी मर्सिडीज में चल रहे हैं, वो मॉल से खरीदेंगे बालमार्ट से जाकर के, उसमें जो छोटी जनता प्रभावित नहीं होगी। मेरा सिर्फ इतना कहना था। ठीक है, ठीक है गौरव जी, जिस तरह से कपिल जी ने विश्लेषण किया, कपिल जी तो आपको ये बता रहे हैं कि ये काला कानून किस तरह से हो जाता है, अब आप इसमें क्या जवाब देंगे? इनका ये कहना है कि आपने जो संशोधन किए हैं, चाहे वो 1955 का एक्ट हो, चाहे एपीएमसी से जुड़े हुए तमाम प्रावधान हो, ये कहीं ना कहीं किसानों पर भारी पड़ जाएंगे। देखिए, ये तो बहुत लंबे समय के बहस का विषय है, लेकिन आपको एक बात स्पष्ट करें कि जब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आया था, ये समय काफी लंबा बीत चुका है और हरित क्रांति उसके साथ आई। उस समय खाद्यान्न की इतनी कमी थी कि लोग भोजन के बगैर मर जाया करते थे। उस समय आवश्यक था कि भंडारण की सुविधा हो, लेकिन आज इस बात से मुझे लगता है कि कौशिक जी भी सहमत होंगे और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय भी सहमत होंगे कि लाखों टन अनाज जो है वो बर्बाद हो जाता है भंडारण के अभाव में। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान में भी लिया था और सरकार को सख्त निर्देश भी दिए थे। तो आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जो खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है उसके भंडारण की भी सुविधा बनाई जाए। सरकार के पास अपना एक सीमित साधन है, सीमित साधन पूरी तरह से 100% जब ऑक्युपाई हो जाते हैं तो निश्चित रूप से उसमें निवेश की आवश्यकता पड़ती है। तो वो निवेश भी प्राइवेट सेक्टर के लोग ही करेंगे और प्राइवेट सेक्टर के लोग बड़े पैमाने पर भंडारण करेंगे। और देखिए, खाद्यान्न है, ये लोहा नहीं है कि इसे 10 वर्ष 20 वर्ष तक रखा जा सकता है। खाद्यान्न की अपनी एक निश्चित सीमा होती है, उसके बाद उसको मार्केट में आना ही पड़ेगा, उपयोग के लिए उसको खर्च करना ही पड़ेगा। और एपीएमसी की मार्केट की जहां तक बात है, उनके कर की जहां तक बात है, तो एक बात संज्ञान में जरूर लाना चाहेंगे कि एपीएमसी मार्केट से जो टैक्स का जो प्रावधान था वो मंडियों के और ग्रामीण क्षेत्र के बाजारों के, उनके रास्तों के विकास के लिए था, वो सरकार के राजस्व के लिए नहीं था। मंडियों पर लगाया जाने वाला टैक्स मंडियों के विकास के लिए है, राजस्व के लिए। दुर्भाग्य से 3,500 करोड़ केवल, अगर हम पंजाब की बात करें तो मंडी शुल्क वहां पंजाब को तो इससे काफी फायदा होता है ना, लेकिन करोड़ों में फायदा है, सरकार के राजस्व में जाता है, सरकार के राजस्व में जाता है, परंतु उससे किसानों का फायदा नहीं होता। आज भी पंजाब में 6-7% लोग ही एपीएमसी मंडियों में अपने अनाज को बेच पाते हैं, बाकी तो बेच नहीं पाते। तो एपीएमसी मार्केट का खरीद और एमएसपी ये जारी है, एमएसपी का दाम भी बढ़ाया जा रहा है। और एपीएमसी मार्केट, अब देखिए 1000 मार्केटों को फिर इनाम से जोड़ा जा रहा है, और जिस तरीके से सक्सेसफुल तरीके से 585 मंडियों को इनाम से जोड़ा गया है और उस पे किसानों ने, आढ़तियों ने कारोबार किया है, सैकड़ों करोड़ का कारोबार उस पर लोड चल रहा है। तो ये उत्साह भी देता है कि कहीं न कहीं जब वैकल्पिक मार्केट मिलेगा किसानों को, और उसमें किसान अनेकों मल्टी क्रॉप हर प्रकार के जो बाजार की मांग रहेगी उस मांग के अनुसार जब उत्पादन करेगा तो उसको बेहतर मूल्य मिलेगा। वो एमएसपी पर निर्धारित नहीं रहेगा। एमएसपी एक प्रकार की अफीम है, एक प्रकार का एक तरह से पैरासाइट बना देने का ये टूल्स है। तो कहीं ना कहीं उससे भी उभरने का एक रास्ता मिलेगा, एक मार्ग मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जो बच्चा अभी पैदा हुआ है उसको थोड़ा मौका दो, चलने दो, दौड़ने दो, खेलने दो, पहले ही उसको काला गोरा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जवाब ले लेते हैं। तो ये है कि अभी पैदा नहीं हुआ कि उसके पहले ही उसके मृत्यु की तारीख तय कर दी जा चुका है। 2-2, 3-3 चीजें। शबाना जी, आप कुछ बोलना चाह रही थी? कपिल जी कुछ कह रहे हैं। गौरव जी से मैं कहना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, सरकार मान लीजिए बहुत अच्छा कर रही है, देश का विकास चाहती है, विदेशों में उसकी चर्चा हो ये चाहते हैं, मगर अगर परिवार का बच्चा भूखा और मुझसे रो रहा है, ये कर रहे हैं, आपका फर्ज नहीं बनता
कि पहले उसकी बात सुनी जाए। किसान हमारे परिवार है, हमारे अन्नदाता है, हमारे घर का, हमारे परिवार का हिस्सा है। किसानों की समस्या पूरे देश की समस्या है। पहले चाहिए सरकार को उस समस्या का समाधान करें। आप इल्जाम तो लगाते हैं विपक्ष पे और पार्टियों पे, मगर आप सोचिए जब एक परिवार में भी झगड़ा होता है तो अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं वहाँ बीच बचाव करने के लिए। आप उस मुद्दे को क्यों खत्म नहीं कर सकते? आप क्यों उनके लिए कांटे बिछा रहे हैं? क्यों उनकी राह पे फूल नहीं बिछाते? क्यों उनका खुद से आगे बढ़ के स्वागत और उनकी बात को स्वीकार नहीं करते? किस बात की जिद है? क्या क्या झेला है इस हिंदुस्तान ने, आप भी जानते हैं। नोटबंदी की मार, NRC की मार। किस साल की बात आप कर रही हैं? मैं सारी चीजों की बात करी कि जो हमारे देश से झेला है। अब आप देखिए किसान आंदोलन हो गया, पहले CA NRC हमारे ऊपर लादा गया था, उसकी एक लड़ाई। आप देश को बचाइए। जब देश सुरक्षित होगा, देश के लोग खुश होंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है प्रधानमंत्री जी से, हम भी सम्मान करना चाहते हैं, मगर वो चीजें तो करें कि हम बढ़कर गर्व से कहें कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री है। आज आपके पास बाकी अंबानी अडानी इन लोगों के अलावा समय ही नहीं है किसी से मिलने का, किसी से बात करने का। किसान आज सड़कों पे बड़े मर रहे हैं, उनके भी परिवार है, सारा देश आज उनके साथ है। इसलिए जी शबाना जी, जिस तरह से कपीश जी ने तमाम विश्लेषण किए, जब आपके पास पुख्ता जानकारियां हैं, मैं यहां पर एक सम्मिलित विपक्ष की बात कर रहा हूं, जब आपके पास पुख्ता जानकारियां हैं, आप ये साबित कर सकते हैं कि इन नियमों की वजह से इस कानून में खामियां हैं, तो आप उसको सामने रखिए ना। या तो आप संसद में इस पर बहस कीजिए या आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। लेकिन आप बस बैक डोर से ये बोलते हैं कि चक्का जाम कर दीजिए, ये इसमें हमारा आपका पूर्ण समर्थन है। आप ट्रैक्टर परेड निकालिए, इसमें हमारा पूर्ण समर्थन है। आप गाजीपुर में बैठे रहिए, इसमें हमारा पूर्ण समर्थन। लेकिन बात आप फिर कब रखेंगे? सही मंच पर बात उठानी भी तो आपकी जिम्मेदारी है। आलोक जी, अगर विपक्ष को मौका दिया जाएगा बात करने के लिए, क्यों विपक्ष तैयार नहीं होगा? हम ऐसा नहीं मानते कि विपक्ष तैयार है। आप बात तो कीजिए। आप तो हमारे किसानों से मिलने को तैयार नहीं है, तो आप विपक्ष क्या सुनेंगे? हम इसलिए करें, हम तो सुप्रीम कोर्ट हर हाल में हम अपने अन्नदाताओं के साथ है। वो अगर सड़क पे बैठे हैं, वो चक्का जाम कर रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं, हमें मालूम है कि किसान गलत नहीं कर सकते, क्योंकि वो गलत नहीं है। इसलिए हम या हमारे जैसे तमाम पार्टियां और सारा हिंदुस्तान आज किसानों के साथ खड़ा है। मतलब आप मानती हैं ना, मतलब आप मानती हैं ना कि पिछले 70 सालों से जब किसान बोल रहा था कि MSP को आप कानूनी जामा पहना दीजिए, तब आप भी गलती कर रहे थे जब आपने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि किसान तो बिल्कुल सही था ना। किसानों की सबसे ज्यादा अगर मदद की है तो वो कांग्रेस पार्टी ने की, सारे लोग जानते हैं। 1965 शबाना जी, 1965 का साल किया है बीजेपी वाले। शबाना जी, 1965 का साल मुझे याद है, कृषि लागत आयोग की आपने स्थापना की थी। आपको मालूम था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की बहुत ही सख्त जरूरत है किसान को, लेकिन आपने उसको जिम्मेदारी क्या सौंपी कृषि लागत आयोग को कि एक काम करो, उन 24 फसलों की पहचान कर लो पूरे देश में जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य हम दे सकते हैं। आप तब भी तो उनको कानूनी जमा पहना सकते थे ना, लेकिन आपने ऐसा काम नहीं किया। आज बात करिए ना टेबल पर, क्यों नहीं सरकार बात करती है? हम अपना जवाब देंगे ना आपको कि क्यों नहीं हुआ। ठीक है, कपीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं बीच में। बुलाया नहीं जाता, क्यों बात नहीं जाती? ठीक है कपीश जी। देखिए, एक बात हम ये कहना चाहते हैं कि गौरव जी ने जो ये बात कही कि MSP जो है वो, उस पर उन्होंने बड़ा बढ़िया तर्क दिया था कि वो एक फालिज की तरह है। तो MRP क्यों नहीं है? MRP क्यों नहीं है? मैक्सिमम और रिटेल प्राइस वो व्यापारी तय कर देगा, और किसान अपने किसानी का मूल्य ना तय कर पावे तो इससे बड़ी अंधेरगर्दी क्या हो सकती है? तो मैं ये कहता हूं कि ये तर्क मत दिया कीजिए। हम सभी कहीं ना कहीं उन किसानों के ऋणी हैं, क्योंकि उन्हीं के वजह से आज इतना सस्ता अनाज हमारे पेट में जा रहा है। ये बहुत सारगर्भित चीजें हैं मैं जो आपको कह रहा हूं। और मैं एक बात कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि ये हमारे कौशिक साहब कि 70% लोग तो इस तरीके से कवर हो रहे हैं। आप एक बात बताइए, सरकार खरीद कर रही है MSP पे, वो मात्र 6% 7% उत्तर प्रदेश में है और पंजाब मिला करके इस समय 14% है। कारण क्या है? मैं इसकी विशेषता के रूप में बता दूं कि जब फूड बिल कांग्रेस लेकर के आई और उसको एक गारंटी भूखों के लिए बना दिया,
तो सरकार की मजबूरी है कि लाख करोड़ रुपए खर्चा करके वो उस अनाज को खरीदती है और 1-2 रुपए में पूरे देश के जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, जिसपे सफेद कार्ड है, उनको देती है केवल। और सफेद कार्ड जो है वो किस स्तर पे और कैसे कैसे बनता है ये दुनिया जान रही है। इसलिए आपको बता दूं कि 6% और 14% की खरीद करके और आप 70% का पेट नहीं भर सकते हैं डॉक्टर साहब। इसलिए अपनी सांख्यिकी को सही कर। सुनील जी जवाब दीजिए इनकी बात का। दूसरी चीज देखिए, कांग्रेस के समय में एमएसपी अगर आ गई होती तो शायद आज इतनी बड़ी बात नहीं हो रही होती। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि कांग्रेस के समय में एमएसपी नहीं आई तो भी इस वजह से चला और हमारा किसान आंदोलन नहीं किया। उसका कारण ये था कि ये इस तरीके का 3 बिल लेकर के आ नहीं पाए। डिस्कशन इन्होंने जरूर किया था, लेकिन इन्हीं के अपने नेताओं ने कांग्रेस के अंदर सहमति नहीं बनी और साथ में जो हम लोग थे जो बाहर से इनको समर्थन किए थे, हम लोगों ने भी इसमें सहमति नहीं जाहिर की थी। और सुषमा स्वराज जी और जेटली जी आदरणीय जिन बातों को कह रहे थे, आज भारतीय जनता पार्टी अपने ही उन दोनों स्वर्गीय नेताओं के विरुद्ध खड़ी है। ठीक जी सुनील जी। नहीं, मैं बिल्कुल, कपिल जी ने सही सवाल उठाया, मैं इसका जवाब दूंगा। ये तो सारे सरकार के आंकड़े हैं कि सरकार ने जो कमेटी बनाई उस कमेटी ने रिपोर्ट ये दी कि 6% किसान ही एमएसपी पर माल बेच पाते हैं, सरकार खरीदती है। दूसरा, ये आपको पता होगा कि वर्ष 2013 की मैं रिपोर्ट बताऊं एफसीआई के लागत मूल्य की, जो किसानों से खरीदा जाता है और कोटे तक गांव में पहुंचता है, उसकी 19 रुपए 8 पैसे प्रति किलो गेहूं की रेट आती थी और चावल की 26 रुपए और 15 पैसे। आज 2020 में गेहूं की रेट 26 रुपए 83 पैसे आ रही है और चावल की 37 रुपए 23 पैसे आ रही है। इस बात से कबीर जी सहमत होंगे। दूसरा, इस देश के एफसीआई गोदामों में जो माल रखा जाता है, जितनी जगह है, वो सिर्फ 6.68 करोड़ टन की गुंजाइश है, लेकिन माल खरीदा जाता है 8 करोड़ के टन के आसपास। 1.5 करोड़ टन का माल हर वर्ष खराब होता है और ये सरकार सब्सिडी के रूप में लगभग 1.5 लाख से 1.25 लाख करोड़ रुपए देती है। इतना बड़ा नुकसान जब सरकार झेलती है, और इसमें भी एक माफिया राज है, ये भी सारे लोग जानते हैं, राजनीतिक दल के लोग, कि जो गेहूं या जो सामग्री एफसीआई गोदाम में सड़ती है वो शराब बनती है उसकी, और शराब की कंपनियों तक कैसे पहुंचती है, किस तरीके से टेंडर होता है, किस तरीके से आपस में मिली भगत सारे लोगों की होती है, किस तरीके से बंदरमाट होता है, सब जानते हैं। लेकिन क्या 1.5 करोड़ टन खाद्यान्न जो खराब होता है हर वर्ष हमारे देश के किसानों का, जिस पर लगभग मैंने अभी रेट बताई 2020 में 26 रुपए 83 पैसे गेहूं की और 37 रुपए 23 पैसे चावल की, क्या इतना सामान यदि इस कानून के आने के बाद यदि व्यापारी सामान को अपने गोदामों में रखने की ये आजादी थोड़ी रहेगी, तो मुझे लगता है कम से कम इतना खाद्यान्न तो बचेगा ना। दूसरी बात जो सारी रखी जा रही है कि किस तरीके से होगा, संशोधन सरकार कर रही है उस पर। सरकार ने कुछ चीजें मानी है किसानों की कि हाँ इस पे हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, और भी संशोधनों की संख्या बढ़ सकती है। मुझे लगता है 9 संशोधन पर तैयार हो गई है, हो सकता है 9 के 12 हो जाए, 15 हो जाए, 16 हो जाए, लेकिन केवल और केवल ये कि वापस होगा। ये थोड़ा सा लगता है कि परेशानी खड़ी करने वाला है सरकार के सामने कि यदि संशोधन के लिए तैयार हो जाए, राजनीतिक दलों के लोगों की कमेटी बन जाए, या सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है राजनीतिक दल के लोग उनके सामने रख सकते हैं, किसान मत रखिए। क्या राजनीतिक दल के लोग अपने वकीलों के माध्यम से, सारी राजनीतिक दलों के पास बड़े बड़े वकील हैं, क्या उनके माध्यम से किसानों का केस नहीं लड़ सकते? क्या किसानों की बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रख सकते था क्या? तो ये सारी सामने क्लियर हो जाएंगी और केवल आंदोलन करेंगे। रोड गाजियाबाद के आसपास में गया आलोक जी, कई गांवों में गया, बहुत से लोग परेशान हैं, अपनी दुकान का सामान नहीं आ पा रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग सर्विस नहीं करने जा रहे हैं, वो भी तो आपस के भाई लोग हैं ना। या तो उनके सामने 1-2 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं उस आंदोलन से, तो ये किसान भाइयों को, किसान आंदोलन से जुड़े लोगों को, छोटा सा उत्तर दीजिएगा कपिल जी, छोटा सा उत्तर दीजिएगा। बहुत जल्दी मैं सिर्फ इतना डॉक्टर साहब को कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब सर, अगर हमारी सरकार निकम्मी हो जाए और उन मालों के लिए गोदाम ना बना पावे, तो ये जो है सराहनीय कदम नहीं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि सरकार को गोदाम बनाने चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी संख्या, मैं थोड़ा सा करूंगा कबीर जी, कि 70 साल में 6.5 करोड़ टन का एफसीआई गोदाम बने रखने का,
1.5 करोड़ कमिटी का 2 साल में थोड़ी बन जाएंगे। हाँ, ये सरकार के सामने रखा जाए कि 5 साल का 4 साल का निर्णय हो कि जितना भी खाद्यान्न हो रहा है एफसीआई गोदाम बने। ठीक, हाँ जी, 1 मिनट सुन लें। जी भाई देखिए, और आपको हम बता दें कि सरकार जो है और सरकार के प्रशासनिक अधिकारी ट्रकों का ट्रक माल जो कि निकलता है सरकारी गोदामों पे से वहां जाने के लिए राशन के कोटे दुकानों पे सब फिक्सेशन होती है, पूरे की पूरी ट्रक चली जाती है। जी बिल्कुल सहमत हूं। उसके आंकड़े मत जाइए, बड़ी भ्रष्टाचार है। हाँ, और ये भ्रष्टाचार समय समय पे खुल करके आता है। मैं आपको बताऊं, नेक नीति होनी चाहिए। हमारा जो संविधान है वो भारत को एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के साथ स्थापित करता है, न कि एक व्यापारी राज्य की अवधारणा को। हमारा राज्य उस समय ज्यादा बेहतर था जब हमारे यहाँ पुरानी पेंशन नीति थी और बुजुर्गों की जो है वो एसेट के रूप में बुजुर्ग अपने परिवार में पलते थे और अपने बच्चों को और पोतों को पाल देते थे। लेकिन आज देखिए, देश के अच्छे दिन ऐसे आए हैं कि पेंशन गायब, वेतन आयोग गायब। देखिए किस तरीके से कमर्शलाइज करती जा रही है भाजपा की सरकार। मैं इसलिए कह रहा हूं, आखिर 1 लाख करोड़ का लेकर के कांग्रेस की सरकार जब आई फूड बिल, तो आखिर 1 लाख करोड़ की व्यवस्था हुई कि नहीं हुई? उसी से ना गरीब पेट भर रहे हैं जो उनको जीने का अधिकार हमारा संविधान प्रदान करता है। आप कोई वो नहीं कर रहे हैं। शिक्षा के अधिकार पे क्यों पैसा जा रहा है? वेलफेयर कंट्री होने के नाते जा रहा है, लेकिन मोदी जी वो सारी चीजों को खत्म कर देना चाहते हैं। मैं आपको इसीलिए बार बार कहता हूं कि इस बात का रोना नहीं रोया जा सकता है। सरकार जो है हमारे टैक्सेशन के पैसे से और भी गोदाम बनवा सकती है, वो दाम घुस करके निकम्मी बनती है। आज जो 23 कंपनियों को बेचने की बात चली और आज से पैसा लेने की बात चल रही है, अपने पुत्र को निकम्मा कर रही है। जो उसका उत्तरदायित्व है दूसरों के सर पे लाद करके उनको व्यापार कराना चाहती है और पहले खुद एयरपोर्ट बनाती है फिर अडानी को बेच देती है। ठीक है देवेंद्र जी, आपको क्या लगता है क्या सिर्फ चक्का जाम कर देने से ही आप जो साबित करना चाहते हैं वो मैसेज सरकार तक पहुंच जाएगा, या जिस तरह से विश्लेषण आपने पैनल में बैठ के किया है, मुद्देवार आपने बात की है कि यहां पर दिक्कतें हैं, इन पर बहस होनी चाहिए टेबल पर बैठकर? सरकार क्षमतावान नहीं है। सरकार कह चुकी है कि हम चला नहीं पा रहे हैं इसलिए हम बेच रहे हैं। सरकार ने साफ कह दिया है कि मैं लायक नहीं हूं। और आप देखे होंगे कि जीएसटी के समय में चाहे अचानक कुछ घंटों में नोटबंदी कर दिया गया, 12 बजे रात में, और लॉकडाउन में चीजें कर दिया गया। सरकार जीएसटी को हफ्ते हफ्ते में बदलती रही। कई ऐतिहासिक चीजें हैं, ये सारा जीडीपी बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। अब क्या होना चाहिए? कवायद हुआ, अब क्या होना चाहिए? डाउन हुआ। देखिए, किसान बहुत अच्छा है कि किसान पूरे देश के पहली दफा ऐतिहासिक रहा है कि किसान असंगठित था, संगठित हो रहा है। नहीं तो सरकार तो अब तक खत्म कर दी होती, आंदोलन को खत्म कर दी होती। तो सलूट है हमारे किसान भाई को, किसान संगठित हो रहा है। और ये संदेश है सरकार के लिए, साफ साफ एक चेतावनी भी है कि सरकार देखो, आप आंख गूंगे बहरे सरकार हो, सत्ता में मदमस्त हो तो मदमस्त ना होइए। आपके सीने पे सरकार किसान बैठा हुआ है, आपको पता नहीं चल रहा है, तो अहंकारी दम्भी सरकार न बनिए। थोड़ा सा झुकिए और झुक करके किसानों को सहानुभूतिपूर्वक आप विचार करिए और उनकी मांगे को मान लीजिए। शबाना जी, बीच का रास्ता क्या हो सकता है? बिल्कुल, हम आपकी बात से उनकी सहमत है, क्योंकि सरकार को आगे बढ़ के पहल करनी चाहिए। आज हमारा अन्नदाता सड़कों पर है और उनके बेटे सरहदों पर है। अगर वो आतंकवादी खलिस्तानी आप उनको कहते हैं तो फिर वो क्या है? इसलिए सरकार को देश की सुरक्षा के लिए, देश की हिफाजत के लिए उनके लिए पहल करनी चाहिए और बीच का रास्ता निकालकर टेबल पर बात करनी चाहिए और अपनी जिद हटदर्मी को वापस लेना चाहिए। हम सब ये चाहते हैं, सारा देश ये चाहता है। ठीक है गौरव जी, कृषि बिल वापस होंगे, कृषि बिल वापस होंगे कि उनमें संशोधनों से ही बात आप लोग बना ले पाएंगे? नहीं, संशोधनों से ही इसका समाधान निकलेगा। वापस लेने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि ये कृषि बिल एक दिन में तैयार नहीं हुए हैं। ये पिछले 20-25 वर्षों है, खुद देखा जा सकता है। सरकारों की, सभी सरकारों ने इस पर प्रयास किया है, काम किया है, और आज इस स्वरूप में सामने आया कि इसकी जो कमियां है उसको दूर किया जाएगा और दूर करके इसको लागू किया जाएगा। हटने का सवाल नहीं है, सरकार हट जाएगी, यही हाल रहा तो। ठीक है, ये देखने के लिए अभी हमारे पास बहुत सारे दिन होंगे, देखेंगे सरकार हटेगी, किसानों की बात मानी जाएगी कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अब ये आने वाले कल ही बताएंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ने बहुत ही ज्यादा सटीक तर्कों के साथ आज अपनी बात रखी। कपीश जी हो, सुनील जी हो, देवेंद्र जी हो, शबाना जी हो और गौरव जी हो, सभी ने आज तर्कों पर बात की है और बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियों के आधार पर ही आपने बहस की है। इंतजार है कि देखने वाली बात होगी कि सरकार इसका समाधान ढूंढ पाती है या जो किसान लगातार बोल रहे हैं कि कृषि बिल को वापस लीजिए, यही करना पड़ जाएगा।